दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। खबरों की शुरुआत आज बिहार के साथ करेंगे। जो लोग बिहार की चुनावी खबरों से खुद को ट्यून कर चुके हैं, उन्हें पता ही है कि आज पटना में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी। उसमें राहुल गांधी ने क्या वार किया और उस पर बीजेपी का क्या पलटवार सामने आया, ये पूरी खबर रखेंगे तफसील से आपके सामने। ये भी जानेंगे कि इस बैठक में ऐसा क्या था जो कांग्रेस ने इसे बेहद ऐतिहासिक करार दिया है। जनहित में हम आपको इससे आगे की खबर आज देने जा रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में हुई। सवाल है कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी की वर्किंग कमेटी को दिल्ली से उठकर पटना जाने में 85 साल क्यों लग गए। हम बताने वाले हैं कि पटना के सदाकत आश्रम में बैठकर कांग्रेस ने आज कैसे कैसे सुनहरे सपने देखे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि पटना के होटल में राहुल गांधी ने गरीबों की, आरक्षण की, जातियों की, सामाजिक न्याय की सेलेक्टिव बातें क्यों की हैं। और ये भी जानेंगे कि क्या राहुल गांधी की बातें सुनकर वहीं बैठे तेजस्वी को चिंता तो नहीं हुई होगी। कुछ तस्वीरें दिखाकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने ही ये वीडियो पोस्ट करके बताया है कि आज उसके लिए बेहद ऐतिहासिक दिन है। 1940 में आखिरी बार बिहार में CWC हुई थी, तब महात्मा गांधी वहां पर आए थे। और अब 2025 में हुई है, जब महात्मा की जगह राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। बिहार से पुराना कनेक्शन बताने के लिए, बिहार को हीलिंग टच देने के लिए कांग्रेस ने उसके राजेंद्र बाबू यानी पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी आज याद किया। और इसके बाद झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के साथ पटना के सदाकत आश्रम में CWC की बैठक शुरू हुई। हम ये चुनाव लड़ रहे हैं ना सत्ता प्राप्ति के लिए और ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए। व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और कामयाब होंगे। बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। बिहार की तरक्की किस रास्ते से होकर गुजरेगी, उसका ब्लूप्रिंट भी कांग्रेस ही लेकर आ रहा है। CWC ने 4 पन्नों का प्रस्ताव पारित किया, जिसका सार यह है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर मोर्चे पर नाकाम है। विपक्ष जैसी आलोचना करता है वो सब इन 4 पन्नों में था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार का चुनावी मूड समझते हुए आरक्षण और जाति जनगणना पर खास फोकस किया। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है और बिहार की 80% आबादी OBC, EBC, SC, ST वर्गों से है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को घेर कर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी ने भी बिहार चुनाव में आरक्षण की गर्मी जगाने की पूरी कोशिश की। वोट चोरी से बात शुरू करके आरक्षण और जाति जनगणना सारे मुद्दों को कनेक्ट किया। राहुल गांधी को सुनकर आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि कांग्रेस को 85 साल बाद क्यों लगा कि इस बार CWC बिहार में करनी चाहिए। वैसे इसका उत्तर 2 लेवल का हो सकता है, एक स्कूल लेवल का, दूसरा कॉलेज लेवल का। स्कूल लेवल का प्रश्न यह है कि बिहार में 85 साल बाद CWC मीटिंग क्यों हुई। जवाब में 4 विकल्प आपके सामने हैं, ये देखिए। पहला, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। दूसरा, पटना में इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है।
तीसरा, सारे कांग्रेसियों ने इस बारे में फैसला लिया होगा। और चौथा, कहीं ना कहीं मीटिंग तो करनी ही थी, तो बिहार ही सही। ये मोटे तौर पर उनके जवाब हो सकते हैं जो बिहार चुनाव को बहुत बारीकी से नहीं देख पा रहे। अब कॉलेज लेवल पर देखते हैं कि जवाब क्या हो सकते हैं। प्रश्न वही है कि बिहार में 85 साल बाद CWC मीटिंग क्यों? जवाब में यहां 4 विकल्प हैं। पहला, बताने की कि बिहार में कांग्रेस कमजोर नहीं है। दूसरा, ये कि जातियों का नया जोड़ बनाने के लिए। तीसरा, बीजेपी और जेडीयू के वोट तोड़ने के लिए। चौथा, सीट शेयरिंग में आरजेडी से हिस्सा बढ़वाने के लिए। अब आप राहुल गांधी का पटना एक्शन देखें। पटना के होटल में कांग्रेस महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प दस्तावेज जारी किया। मंच पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और अलायंस के बाकी नेता भी मौजूद थे। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के नाम से महागठबंधन ने दांव खेल दिया कि बिहार चुनाव को वो आरक्षण और जाति जनगणना की चक्की में घुमाने में जोर लगा देगा। महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया, जिसमें पंचायत और नगर निकाय में 30% आरक्षण, आवासीय भूमिहीनों को शहर गांव में जमीन दिया जाना, 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण की व्यवस्था, निजी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण देने की व्यवस्था, आरक्षण की देखरेख के लिए भी बाकायदा नियामक बनाया जाएगा। अत्याचार से छुटकारे के लिए अलग कानून बनाए जाएंगे। पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। उस मंच से हमने प्रधानमंत्री जी के सामने मांगा था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा तब जो है उनको देना पड़ा। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस महागठबंधन का वायदा है कि अगर वो सत्ता में आए तो बिहार में सबसे ज्यादा पूछ परख अति पिछड़ों की होगी। वो अति पिछड़ा जिसे पिछड़ों से अलग करके एक अलग वोट बैंक बनाने का काम नीतीश कुमार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग से किया था, और जिसके दम पर बिहार में कोई उन्हें हिला भी नहीं पाता, घूम फिर कर नीतीश की शरण में ही आ जाता है। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद 3 सामाजिक प्रयोग किए। पहला तो ये कि पिछड़ों से अति पिछड़ा अलग कर दिया, दूसरा दलित से महादलितों को अलग किया, और तीसरा ये कि मुसलमानों में पसमानदा यानी जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनको अलग किया। इन तीनों के लिए नई तरह की योजनाएं बनाई। समावेशी विकास के नारों के साथ इन तीनों वोट बैंक को अपने पाले में किया। इसमें पसमानदा को छोड़ दें तो बाकी 2 वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। अब तमाम पार्टियां इन्हीं अति पिछड़ा जाति के वोट बैंक पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। सबको लगता है कि नीतीश कुमार की सियासत का समय अब ढलान पर है। ऐसे में उनका जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में जल्द से जल्द लाया जाए। 36% की आबादी अति पिछड़ी जातियों की है। वैसे तो ये पूरा समूह छोटी छोटी कई जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, लेकिन सियासी तौर पर इनका झुकाव नीतीश कुमार की ओर ही है। नीतीश जहां भी जाते, जिस गठबंधन में भी जाते, इनका वोट उस तरफ शिफ्ट होता है। अब भविष्य के लिए 36% वाले इस वर्ग के 4 दावेदार हैं: आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और जनसुराज। आरजेडी ने इसी कोशिश में इस साल अति पिछड़ी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी ने कई अति पिछड़ी जाति के नेताओं को आगे किया है। भीम सिंह, हरी सहनी इनमें प्रमुख हैं। इन तमाम दलों को खतरा जनसुराज से है कि कहीं ये वोट बैंक जनसुराज के साथ शिफ्ट ना हो जाए। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने CWC वाले दिन अति पिछड़ों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के 85 साल बाद पटना आने की इनसाइड स्टोरी अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले आप ये भी जानें जो मुद्दे उसने उठाए हैं उसमें उसकी दिक्कत क्या है। पहला सवाल, जाति जनगणना का तो खुद मोदी सरकार ऐलान कर चुकी है,
फिर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट कैसे लेंगे? क्या पहले हकदार नीतीश कुमार नहीं होंगे जिन्होंने जाति जनगणना का झंडा पहले उठाया था? दूसरा सवाल आरक्षण की समीक्षा पर। क्या बिहार मोहन भागवत का 2015 का बयान याद रखेगा? वो भी तब जबकि भागवत खुद बयान बदल चुके हैं और पीएम मोदी कहते रहते हैं कि आरक्षण जारी रहेगा। मोहन भागवत ने अभी हाल ही में कहा था कि जब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, जब तक ये समुदाय खुद संतुष्ट ना हो जाए। अभी हाल का उनका ये बयान है आरक्षण को लेकर। अब सुने बिहार में 85 साल बाद कांग्रेस की CWC मीटिंग पर पटना आकर आरक्षण का राग छेड़ने पर और अति पिछड़ों की अत्यधिक चिंता जताने पर एनडीए ने कांग्रेस और महागठबंधन को कैसे घेरा है? पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। CWC की मीटिंग से खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी तस्वीर उभर कर के आ गई। अब एक बार फिर न्याय पत्र और क्या संकल्प अति पिछड़ों को बरगलाने के लिए नया शिगुफा। कांग्रेस की CWC की मीटिंग है, बहुत दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि उनको बिहार की याद आई है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है, कांग्रेस के नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर दम है तो ये दोनों अलग अलग लड़ जाए, तब न बुझाएगा कि किसमें क्या ताकत है। तो एक दूसरे को बार्गेनिंग करने के लिए CWC की बैठक हो रही है। अब बड़ा सवाल है, जब नीतीश के सोशल गणित को बिगाड़ने, बीजेपी के हिंदुत्व से बंधे अगड़े वोट को अपनी ओर खींचने और लालू यादव के भी मुस्लिम प्लस यादव को अपनी तरफ रिझाने में कांग्रेस अगर सक्षम नहीं है तो फिर बिहार में उसका दांव आखिर किधर है? बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर सत्ता से दूर हुए 35 साल हो गए हैं। 1990 में जगन्नाथ मिश्र उसके आखिरी सीएम थे। ब्राह्मण और अगड़े उनके साथ थे। कांग्रेस का बिहार में बीते 5 विधानसभा चुनावों का गिरता उठता ग्राफ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें एक भी चुनाव में उसे 10% वोट नहीं मिले। सिर्फ 2015 में कांग्रेस की सीटों में बड़ा उछाल आया जब उसके गठबंधन का चेहरा खुद नीतीश कुमार थे, लेकिन उसका वोट प्रतिशत तब भी गिरा था। 2020 में सीटें घट गईं, लेकिन तब भी उसका वोट 10% को छू नहीं पाया था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लालू खेमे के साथ लड़कर भी सिर्फ 3 सीटें ही मिली। 4 साल में उसका वोट 0.1% गिर गया था। राजनीति में कई बार पास की नहीं बल्कि दूर की कौड़ियां खेली जाती हैं। क्या बिहार में CWC की मीटिंग करना और महागठबंधन से पहले CWC में आरक्षण का और अति पिछड़ों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने यह संकेत देना चाहा है कि महागठबंधन की रियल लीडर तो वही है? क्या ये टेक ओवर करने की राजनीति भी है ताकि महागठबंधन पर ज्यादा से ज्यादा सीटों का दबाव बनाया जा सके? अनुमान कुछ भी हो सकता है, काल्पनिक भी लगे, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस ये सोचकर अति सक्रिय हो रही हो कि शायद नीतीश कुमार की यह आखिरी चुनावी पारी हो और इससे पहले कि उनके EBC वोट दूसरी पार्टियों में ठिकाना ढूंढे, क्यों ना कांग्रेस उसे लपक ले। इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि लालू परिवार में जिस तरह बिखराव दिख रहा है, लालू यादव खुद बीमार हैं, तेज प्रताप को बाहर कर दिया है, तेजस्वी से दोनों बहनों की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो इस बिखराव में कांग्रेस उम्मीद देख रही है, यानी कि RJD की आपदा में खुद के लिए अवसर देख रही है कि क्यों ना M और Y उसकी तरफ नजर फेर लें। राजनीति में कोई भी गणित संभव है। आज की यह खबर है कि IRCTC घोटाले में आरोप तय करने पर दिल्ली की कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला देने वाली है। अब आगे क्या होगा? IRCTC घोटाले को लेकर क्या कोई ऐसी खबर आएगी जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जनहित की अगली खबर भी बिहार के चुनावी समर से ही जुड़ी हुई है। आज से MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। नाम से ही साफ है, AIMIM प्रमुख का फोकस बिहार का वो अंचल
यानी वो इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं, जहां के 4 जिलों की मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जहां पिछली बार 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि अब की बार वो क्या करने वाले हैं। अपनी वोट यात्रा के आगाज के मौके पर भी ओवैसी ने आज एक बार फिर से आरजेडी से हाथ मिलाने का इजहार किया। महागठबंधन में एआईएमआईएम को भी शामिल करने की गुजारिश की। ओवैसी की पार्टी लंबे समय से विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की गुहार लगा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम तो ऐसा कर करके थक चुके हैं, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं कि उनका दिल नहीं पसीज रहा। उधर से इकरार है, इधर से इनकार है। ऐसे में आज ओवैसी ने सबसे बड़ा दांव चला है। आरजेडी से वक्त रहते गठबंधन में शामिल कर सिर्फ 6 सीटें देने पर तैयार होने या फिर चुनाव बाद अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं बीजेपी को हराना है। असदुद्दीन ओवैसी का आरजेडी के लिए संदेश साफ साफ है, बीजेपी को हराने के लिए या तो हाथ मिलाओ या फिर चुनाव के बाद एक बार फिर सत्ता गंवाकर हाथ मलते रहो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपके सामने उसका हिसाब किताब भी रखते हैं। लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि जिस पार्टी ने बिहार में ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया हो, उसी से वो हाथ मिलाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? क्या इसमें उनकी कोई रणनीति है या फिर विशुद्ध राजनीति? सच का खुलासा जल्द हो जाएगा। फिलहाल एआईएमआईएम प्रमुख आज यानी 24 सितंबर से सीमांचल मंथन पर निकल चुके हैं। 27 सितंबर तक इस इलाके के सभी 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के मुसलमानों को साधेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 24 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बड़ी बात यह है कि जिन 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली, इनमें से 4 पर महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इन 5 सीटों पर एआईएमआईएम को कुल 3,88,219 वोट मिले, तो महागठबंधन को 1,78,668 वोट हासिल हुए। इस तरह से एआईएमआईएम और महागठबंधन के वोट का अंतर 2,09,551 का था, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से सिर्फ 12,000 ज्यादा वोट हासिल कर एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। जरा सोचिए, अगर 2020 में ओवैसी की पार्टी के वोट महागठबंधन को मिल गए होते तो यकीनन सरकार भी उनकी बनी होती। ऐसे में अब की बार ओवैसी अभी भी आरजेडी से भूल सुधार करने या एक बार फिर पछताने की चेतावनी दे रहे हैं। बीजेपी से होगी, जेडीयू से होगी, जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी, राजद से भी होगी। और यहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है कि जिनको उन्होंने अपने खून पसीने से, कुर्बानियों से कामयाब किया, आपने उन बेईमानों को खरीद लिया। हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। वैसे बिहार में इस बार मुस्लिम वोट के 3 बड़े दावेदार हैं। पहला महागठबंधन, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी और तीसरे प्रशांत किशोर। लेकिन सूबे के करीब 18% मुसलमानों के वोट किसे मिलेंगे, अभी ये बताना मुश्किल है। फिलहाल ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बी टीम वाली पॉलिटिक्स चरम पर है। आरजेडी, ओवैसी और बीजेपी तीनों एक दूसरे की बी टीम बताने में लग गए हैं। हैदराबाद में जाकर आरजेडी नहीं लड़ती है, वहाँ सीट नहीं मांगती है चुनाव। और जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो किनके साथ हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी समझ रहे हैं। याद रखो, हमने खत लिखा है, हमने अपना अखलाकी फरीजा अदा कर दिया। अब बिहार के सीमांचल की जनता को तय करना है कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है और कौन मोदी को रोक रहा है। कांग्रेस को लगा कि सब मुस्लिम वोट हमरे हैं,
उसी को देख करके फिर तेजस्वी जी यात्रा किए और तेजस्वी जी को यात्रा देख करके रहा नहीं गया ओवैसी साहब से। ये दूसरे जिन्ना बन के जिहादी मानसिकता को बिहार में बढ़ावा दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह खुलकर बागी हो गए हैं। अब उन्होंने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है। क्षत्रिय कल्याण संगठन के बैनर तले प्रदेश भर के राजपूतों को जोड़ने का फैसला लिया है। आरा में आर.के. सिंह ने समर्थकों के साथ मीटिंग की है और उसी बैठक में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। क्षत्रिय समाज से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में इस बार वो अपनी ताकत दिखाएंगे। आर.के. सिंह के बयानों से साफ है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहने वाले। समर्थकों से उन्होंने अपनी पार्टी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। जल्द बिहार भर के राजपूतों की बैठक भी करने की बात कही। हर जिले से 3-4 राजपूत समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। इसके लिए समर्थकों से कोर कमेटी बनाने को कहा है। चुनाव में किस गठबंधन को समर्थन करेंगे, सब मिलकर तय करेंगे, ये बात भी आज कही गई। हम लोग तय करेंगे कि कौन पार्टी या कौन गठबंधन हम लोग को सबसे ज्यादा सीट दे रहा है। हम लोग उठे जाएंगे, ये सबको बोल रहा है। लोग अपना अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता रहे। अब हम लोग ऐलान करते हैं कि जो पार्टी हम लोग को ज्यादा सीट देगी, हम लोग सब उसी को वोट देंगे, है ना। इससे साफ और कुछ कहा नहीं जा सकता। बयान बताता है कि उन्होंने रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। वैसे इसे पार्टी पर बनाया गया दबाव भी आप मान सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों के जरिए वो अब पार्टी नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उससे इस बात के पुख्ता संकेत मिल चुका है कि बीजेपी में अब ज्यादा कुछ उनके लिए बचा भी नहीं है। आर.के. सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने से पहले देश के गृह सचिव रहे हैं। 2014 में आरा से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। साल 2019 में दूसरी बार जीते और केंद्र में स्वतंत्र प्रभार के बिजली मंत्री बनाए गए। मूल रूप से सुपौल के रहने वाले आर.के. सिंह 2024 का चुनाव लेफ्ट के हाथों हारने के बाद सियासी रूप से हाशिए पर चले गए। न तो वो पार्टी की बैठकों में दिखते रहे और न ही इन दिनों हो रहे एनडीए के विधानसभा सम्मेलन में उनकी कोई भी भागीदारी नजर आई। लेकिन अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। पहले उन्होंने पवन सिंह के टिकट के बहाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा था। फिर प्रशांत किशोर के आरोपों की आड़ में बिहार में टॉप नेताओं को टारगेट करना शुरू किया। अब उन्होंने जातीय राजनीति के बहाने अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बनेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बनेगा। आपको पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। ये क्या है भैया? ये क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म, हमको बोलने में शर्म नहीं आती। मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना। आर.के. सिंह पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, देश में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि बिहार की राजनीति में अंतिम सत्य जाति ही है। चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लें, अफसर, मंत्री बन जाएं, जब बात वजूद बचाने की आती है तो सियासत करने वालों को जाति में ही जीत का गणित समझ में आता है। अब सवाल यह है कि आर.के. सिंह की इस जातीय सियासत का क्या वाकई में चुनाव पर कोई असर होगा? इस सवाल का जवाब आपको कुछ आंकड़ों से देते हैं। बिहार में राजपूतों की आबादी 3.45% है। बिहार में राजपूत सांसदों की संख्या 6 है। 2020 में कुल 29 राजपूत विधायक जीते थे। इनमें से सबसे ज्यादा 15 राजपूत विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही जीते। बाद में वीआईपी से जीते 2 राजपूत विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह से संख्या हो गई कुल 17। सिंगल कास्ट के हिसाब से देखेंगे तो यादवों के बाद सबसे ज्यादा विधायक राजपूत जाति से ही यहां पर जीते और यह सिलसिला पिछले कई चुनावों से चला आ रहा है। अब जो सवाल आर.के. सिंह ने उठाया है कि बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं में राजपूत नहीं है, वो कमोबेश सही भी माना जा सकता है।
डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी हैं जो कुशवाहा हैं। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम जो भूमिहार हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल हैं जो वैश्य हैं। स्पीकर के पद पर यादव जाति के नंद किशोर यादव हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजपूत भागीदारी बिल्कुल नहीं है। 5 राजपूत मंत्री हैं। इनमें राजू सिंह, नीरज सिंह, संतोष सिंह बीजेपी से ही हैं, जबकि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी राजपूत समाज के हैं। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो बिहार से राजपूत भागीदारी 0 है। बिहार से केंद्र में 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। इनमें ललन सिंह, गिरिराज सिंह भूमिहार हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दलित हैं, जबकि राज्य मंत्री में सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण, नित्यानंद राय यादव, रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। जबकि पिछले कार्यकाल में बिहार के राजपूत समुदाय से कई नेता मोदी मंत्रिमंडल में शामिल रहे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश जरूर उपसभापति के पद पर हैं। अब आर के सिंह जातीय राजनीति के बदौलत अपना सियासी भाव बढ़ाना चाहते हैं। आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे न डंक, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रौंदने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। एक पुराना गीत था जिसकी पहली लाइन है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। लेकिन आर के सिंह को सुनकर ऐसा लग रहा है यही जाति अंतिम, यही जाति बाकी, और इसी जाति के सहारे अपनी नैया को वो पार लगवाना चाहते हैं। आगे कितनी मिलेगी सफलता रहेगी हमारी नजर, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें सिंह साहब बढ़ाते हुए जरूर नजर आते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की जो आई है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। लेह की सड़कों पर आज सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। पुलिस से भिड़ंत हुई जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और फिर लेह की सड़कें जंग के मैदान में तब्दील हो गईं। पुलिस वालों पर हमले हुए, गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा में 4 लोगों की जान गई है, 70 से ज्यादा घायल हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा के पीछे कौन है? किन लोगों ने लद्दाख के लोगों को भड़काया और माहौल को खराब कर दिया? बीजेपी के कई नेताओं ने इस हिंसा में कांग्रेस के पार्षद और उन्हीं के कुछ लोगों का हाथ बताया है। लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं। और इस हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। खबर इस सवाल के साथ है, क्या लद्दाख हिंसा में शामिल युवाओं को उकसाया गया, भड़काया गया? क्या कुछ लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है? ऐसा लग रहा है कि अपना सियासी फायदा लेने के लिए लद्दाख के नौजवानों का इस्तेमाल किया गया, हिंसा के लिए किया गया। सरकार के सूत्रों ने कहा है केंद्र सरकार पूरी तरह लद्दाख के नौजवानों के साथ खड़ी है, उनके भलाई के लिए काम करती रहेगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक 6 अक्टूबर को सरकार से बातचीत प्रस्तावित थी। उसके पहले 25-26 सितंबर को अनौपचारिक बातचीत होनी थी। ऐसे में सरकार के साथ अगर बातचीत सक्रिय स्थिति में थी, तारीख तय की जा चुकी थी, बातचीत के लिए नाम भी सामने आ चुके थे, तो फिर हिंसा भड़काने का मकसद क्या था? सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के आंदोलन वाला जो बयान दिया वो भी इस हिंसा का कारण रहा। अब ऐसी बात सामने आ रही है कि बवाल की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं को हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया गया है। बवाल की ये आग भड़की लेह की सड़कों पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तोड़फोड़, हंगामा और आगजनी करके शांत माहौल को
अशांत कर दिया। दिन भर लेह में यूं ही उपद्रव चलता रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन यहाँ के लोग इसे पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। समाज सेवी सोनम वांगचुक इन्हीं मांगों को लेकर 15 दिनों से आंदोलन चला रहे हैं। जो भी हो, इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB ने सोमवार को घोषणा की थी कि उनके नेता तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कि पूर्ण राज्य सहित 4 मांगों पर सहमति नहीं बनती। इसी को लेकर आज लेह बंद बुलाया गया था, जो पत्थरबाजी और झड़प के बाद हिंसक हो गया। फिलहाल किसी भी तरह से जुलूस और प्रदर्शन पर लद्दाख में रोक लगा दी गई है। इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आपको बताएंगे। उधर पेपर लीक को लेकर MP, UP, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में रहे हैं, बदनाम रहे हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में उत्तराखंड का भी नाम शामिल हो गया है। कांग्रेस के साथ ही छात्रों ने धामी सरकार के खिलाफ इस पर मोर्चा खोल रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि इसकी जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय इसमें धर्म का एंगल लेकर सामने आ रहे हैं और बाकायदा इसे नकल जिहाद का नाम सरकार की ओर से दिया जा रहा है। पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, पर कार्रवाई करते हैं और अब नकल जिहाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हर समस्या की जड़ जिहाद ही है और जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़कर वो सियासी समाधान में जुटे रहते हैं, जिसकी सबसे नई किस्त है नकल जिहाद। युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों के बढ़ते गुस्से के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कल ही पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक रोकने में नाकाम धामी सरकार इस गंभीर मुद्दे को जानबूझकर धार्मिक एंगल दे रही है। CBI की जांच हो, जिन मामलों पे आपके पास जवाब नहीं होता, नकल जिहाद आपने अब नया इजाद कर दिया नाम, थूक जिहाद, लैंड जिहाद। लेकिन अब ये नकल जिहाद का शब्द मैं समझता हूँ बीजेपी को उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि नकल जिहाद करवाने वाला कौन है? सब बीजेपी के लोग हैं। दरअसल यूके SSSC की तरफ से 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई। पेपर शुरू होने के महज आधे घंटे में ही पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। पहले तो धामी सरकार ने पेपर लीक की बात खारिज की और अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड का, जहां राजधानी बैंकॉक में सड़क धंसने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। थाईलैंड से खाई लोग की ये तस्वीर देखिए, रिपोर्ट। सड़क दरकने लगती है। पलक झपकते ही सड़क का एक हिस्सा भरभरा कर धरती में समा जाता है। पूरी सड़क पर बड़ा गड्ढा बन जाता है। वहां मौजूद गाड़ियां पीछे हटने लगती हैं, एक गाड़ी को छोड़कर। सड़क के दूसरे छोर का कुछ हिस्सा बचा नजर आता है, लेकिन अगले ही पल वो हिस्सा भी दरकने लगता है। जो गाड़ी पीछे नहीं हटी थी, उसके टायरों तले सड़क सरेंडर करने लगती है। गाड़ी टेढ़ी हो जाती है। गाड़ी की बाईं तरफ वो हिस्सा भी गिर गया जिसमें बिजली के खंभे समा गए, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सड़क के धंसने की ये लाइव तस्वीरें थाईलैंड के बैंकॉक की हैं, जहां एक अस्पताल के पास सिंक होल खुल गया और कई फीट सड़क का हिस्सा उसमें समा गया। बैंकॉक प्रशासन के मुताबिक पास में ही रेलवे स्टेशन का काम निर्माणाधीन था, जिससे ये घटना हुई।
घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां गड्ढे में फंसी नजर आई, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मंगलवार अमंगलकारी रहा। जिस एस्केलेटर पर वो चढ़े वो खराब हो गया। जब भाषण देने मंच पर पहुंचे तो टेलीप्रॉम्प्टर जवाब दे गया। और इतना ही नहीं, फ्रांस की राष्ट्रपति मैक्रो ने भी बीच सड़क पर खड़े होकर उन्हें फोन पर सुना दिया। मुस्लिम देश के राष्ट्रपति का यूएन में ओम शांति ओम भी तब चर्चा में रहा जब ट्रंप मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। बीता मंगलवार अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए टेंशन लेकर तब आया जब वो संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के एस्केलेटर पर नहीं चढ़ पाए। तो वहीं भाषण देने के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर ने ही साथ छोड़ दिया, जिसके बाद ट्रंप को भाषण रोकना पड़ा। उन्होंने इसके लिए यूएन पर चुटकी भी ली। These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. टेंशन का तीसरा मौका तब आया जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सड़क पर अमेरिकी पुलिस ने रोक दिया और मैक्रोन ने इस पर ट्रंप को ही फोन में ला दिया और कहा कि मैं आपकी वजह से सड़क पर हूँ। ट्रंप की मुस्लिम देशों से मुलाकात चर्चा में रही तो इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के भाषण के अंत में ओम शांति ओम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम, ओम शांति 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 ओम। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में भारत की यात्रा के दौरान भी सुबियांतो अपना डीएनए भारतीय बता चुके हैं। और अब बात करेंगे नेशनल अवार्ड विनर की। अभिनेता विक्रांत मैसी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें फिल्म 12th फेल में शानदार अभिनय के लिए मिला है। अवार्ड मिलने के बाद मैंने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। कमाल का परफॉर्मेंस आपका 12th फेल का, और उससे भी कमाल ये रहा कि जब आपने शाहरुख खान के साथ उस मंच को शेयर किया और सबने जबरदस्त तरीके से आपकी तारीफ की है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। जब लोग इस तरह से तारीफ करते हैं कैसा लगता है? और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता से जब मैं बात कर रही हूं तो फिर मन में क्या ख्याल आता है? ये इतनी बड़ी उपलब्धि किन शब्दों में बांधेंगे आप? अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है मैम, एंड ये यू आर रियली जेनरस टू सॉर्ट ऑफ से दीज थिंग्स। राष्ट्रीय पुरस्कार और विजेता, ये चीज़ें बहुत अब तक सिंक इन नहीं हुई हैं और अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि इतना मान इतना सम्मान आपने दिया है, सब दे रहे हैं, तो अब आपके समय और आपकी कीमती कमाई के लायक होना है, अच्छा काम करना है और अच्छी कहानियाँ कहनी है। कब पता चला कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? मुझे जिस दिन राष्ट्रीय पुरस्कार अनाउंस हो रहे थे शाम को, यहाँ पे मैं भारत में था नहीं, मैं साउथ अमेरिका में था। अच्छा। और मुझे कुछ मैसेज आ गया था अवार्ड अनाउंस हो रहे हैं और कंटेंशन में तुम हो, बट जब वो मैसेज आ गया था तो मैं सुबह उठ के बैठ गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सुबह थी। ये आपको नहीं पता चलता है कि आपको अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं जूरी ने आपको कंसिडर किया है, फिल्म को कंसिडर किया है। फिल्म के लिए काफ़ी चर्चा हमारी चल रही थी कि 12th फेल को शायद बेस्ट फिल्म मिल सकता है, तो जब मिला तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ये सही बात है और उसमें आपकी कमाल की एक्टिंग, और उस फिल्म को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आपने एक्टिंग की है। दरअसल एक्टिंग ने अपनी जगह बना ली थी विक्रांत के भीतर। आपने बहुत कड़ी मेहनत भी की, अपने चेहरे को टैन करने के लिए घंटों घंटों धूप में आप खड़े रहे। उसकी पूरी कहानी क्या है? क्योंकि जब एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को पूरा देश इस तरह से देखता है, उसके पीछे के संघर्ष की कहानी अधूरी रह जाती है। तो मैं चाहूँगी वो शून्य से रिस्टार्ट जो आपका ही डायलॉग है, तो कैसे इस फिल्म के लिए अपने आप को तैयार किया आपने? बहुत तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे निर्देशक जी हैं, निर्माता जी हैं, विधु विनोद चोपड़ा जी, वो बहुत ही भयंकर टास्क मास्टर हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ का सी भी उनके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तू 34 साल का है, 19 साल का कैसे लगेगा तू? तो मैंने कहा मैं वज़न घटा लूँगा, तो 8 किलो वज़न घटाए। फिर उसके बाद मेकअप नहीं लगाना था, हम चेहरे को डिजिटली कुछ नहीं करना चाहते थे। अच्छा। वो डी एजिंग प्रोसेस जो होती है, वो डी एजिंग डिजिटली हमको करनी ही नहीं थी। तो
मैंने कहा कि ठीक है, फिर उसके लिए हम मेकअप नहीं लगाते हैं, मैं टैन हो जाता हूँ। तो जब विधु जी ने आपके पास आकर ये रोल आपको ऑफर किया तो उस समय क्या ख्याल आया? क्योंकि एक रियल कैरेक्टर को जीना था जो इतना आसान भी नहीं था, जिसने बिल्कुल गरीबी से आज इतना बड़ा मकाम हासिल किया हो, तो उस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे ढाला आपने? ये इतनी यूनिवर्सल कहानी है और ये इतनी इंडियन कहानी है कि इफ नॉट डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सब ने अपने आप को मनोज कुमार शर्मा में पाया है, और शायद इसीलिए सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोगों ने इस फिल्म को इतना सम्मान दिया है। अगर मैं चीन की बात करूं तो शंघाई फिल्म फेस्टिवल पे जब मैं वहाँ था, वो मैंड्रिन सबटाइटल्स में पढ़ के लोग इतना रोए हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी यूनिवर्सल है वो कहानी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मेरे खुद के निजी जीवन के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन से मिलते हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। कुछ लोगों के तो लहजे ही बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश हुई है या सिर्फ पाले गए हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।